नमस्कार दोस्तों, मैं किरण नागवेकर। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतने व्यूज़ दिए, लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक्स लॉट। और मेरे जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल के, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्यों हमेशा ये मेरे साथ ही होता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों हमेशा ये मेरे साथ ही होता है। दोस्तों, ये समझने के लिए कुछ 4 केसेस मैंने लिए हैं। कुछ लोग जब मेरे साथ उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आते हैं, तो उनमें से कुछ 4 प्रॉब्लम जो कॉमनली हम लोग सबके साथ रिलेट कर पाए, ऐसी 4 केसेस मैंने लिए हैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें से पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसमें अक्सर इंसान कहता है कि मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, मैंने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता। अपना काम होने के बाद वो सिंपली थैंक्स तक नहीं कहते। इनके मुसीबत के वक्त मैं हमेशा खड़ा था, इनके मुश्किल वक्त में, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा इंसान है। सबके मुश्किल वक्त में सबके साथ खड़ा रहता है, सबको मदद करता है, लेकिन इस बेचारे को इसके ज़रूरत के वक्त कोई मदद नहीं करता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे पता है ये नहीं सुधरेंगे, इनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, इनका व्यवहार अपने प्रति एकदम तुच्छ और घटिया ही रहेगा। इसके बावजूद फिर भी मैं इनके साथ अपने रिश्ते और दोस्ती निभाऊंगा। अभी देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में ये आदमी भी बहुत अच्छा है। ये अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से प्यार करता है, उनको मदद भी करता है, पता होने के बावजूद कि वो सारे दोस्त रिश्तेदार इसे इरिटेट करते हैं। वो इरिटेशन भी इसका बढ़ गया, अभी वो हेट्रेट की तरफ बढ़ रहा है ना। देखिए, फिर भी ये अपनी अच्छा ही नहीं छोड़ता। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल के पास। तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, वो रिलेशनशिप को लेकर है। ये बंदा कह रहा है, मेरे पिछले रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम था। मैंने अपने रिलेशनशिप में 100% दिया था, पर उस व्यक्ति को ये बात समझ में ही नहीं आई और हमारा वो रिश्ता खत्म हो गया। और यह रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा था पिछले कई दिनों से, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक बात नोटिस की है कि ये व्यक्ति भी चेंज हो गया। उसका मेरे प्रति बिहेवियर काफ़ी बदल गया। समझ में नहीं आ रहा क्यों, और अभी मुझे डर लग रहा है कि इस व्यक्ति को मैं खो ना दूँ। पिछले रिलेशनशिप की तरह ये रिश्ता भी मेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा डर मुझे लगने लगा है। देखिए दोस्तों, अभी ये इंसान भी अच्छा है, 100% अपने रिलेशनशिप में दे रहा है, कमिटेड है, लॉयल है, फिर भी उसे डर लग रहा है क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का जो है, उसकी वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि शायद वो इस व्यक्ति को भी खो देगा। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेल्थ से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है दोस्तों। इसमें ये पर्सन कहता है कि मैं हमेशा दान धर्म करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, ना मुझे कोई बुरी आदत है, ना मैं शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, फिर भी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। कुछ ना कुछ आए दिन चलते रहता है। कभी हाइपर एसिडिटी चल रही है, कभी माइग्रेन चल रहा है, वो ठीक हो जाता है तो कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो कुछ और मुसीबत, वो मुसीबत के बाद और, ऐसा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। अभी समझ में नहीं आ रहा इससे बाहर कैसे गिरूँ मैं। आजकल तो मेरे हाल ऐसे हैं कि मैं खाना कम और दवाइयाँ ज़्यादा खा रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में भी ये बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा इंसान है, लोगों की मदद कर रहा है, ना इसे कोई गलत आदतें हैं, ना ये शराब पी रहा है, ना सिगरेट पी रहा है, फिर भी उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है। उसकी वजह से उसे क्या लग रहा है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं अनलकी हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है मुझे, है ना दोस्तों। अब ये चारों केसेस हमने देखे। ये चारों केसेस में चारों लोग कितने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा ही पूरी कूट कूट के भरी है, और इन्हें लग रहा है कि हमारे अच्छे होने से या हमारे अच्छे कर्म करने की वजह से, अध्यात्म के नियम के अनुसार अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। लेकिन जिस तरह उन्हें लाइफ अनफोल्ड होना एक्सपेक्ट है, उस तरह से उनका लाइफ अनफोल्ड नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ कर्म आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते, उस कर्म के पीछे भी कोई एक चीज़ है जिसे हमको समझना होगा, उसकी वजह से हमारे रिजल्ट बदलने वाले। तो अभी आप लोग बोलेंगे ये कर्म फल ये सब बातें चल रही है, क्या ये बाबागिरी का चैनल है? नहीं दोस्तों, मैं कोई बाबागिरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें आपको साइंस के माध्यम से समझाना चाहता हूँ।
अभी आप कहेंगे साइंस के माध्यम से मतलब क्या हमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ाने वाले हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको सिंपली बेसिक फिजिक्स के द्वारा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों। जी हाँ, बेसिक फिजिक्स के द्वारा। दोस्तों तो चलिए फिजिक्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने एक थ्योरी पूरी दुनिया को दी। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज मैटर इन दिस वर्ल्ड। उनके हिसाब से सब कुछ इस दुनिया में मैटर है। हालांकि 1886 में एक फिजिक्स की नई ब्रांच उभर कर आई जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। मैक्स प्लैंक ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने पहली बार क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी लोगों के सामने रखी। मैक्स प्लैंक के साथ और एक नाम है नील बोर करके साइंटिस्ट है, इन्होंने भी सेम कंट्रीब्यूशन क्वांटम फिजिक्स के लिए दुनिया को दिया है और इन दोनों को भी फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है दोस्तों। तो क्या है ये क्वांटम थ्योरी, क्या है ये क्वांटम फिजिक्स? तो इन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज नॉट मैटर ओवर हियर। यहाँ पे सब कुछ मैटर नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो भी अब इस एनर्जी का हमारे लाइफ के साथ क्या संबंध है दोस्तों? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस एनर्जी का और हमारे लाइफ के साथ क्या संबंध है। उदाहरण के तौर पर आप जिस चेयर पर बैठे हैं या जिस सोफे पर बैठे हैं या फिर जो मोबाइल फोन आपके हाथ में या जो भी टीवी आपके सामने पड़ा है, ये सारी चीज़ें अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको पता है क्या दिखेगा। प्राथमिक स्तर पे आपको दिखाई देंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के आगे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देंगे एटम्स। एटम्स के अंदर जाने की अगर आपने कोशिश की तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन्स। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स के आगे आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके भी आगे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा वाइब्रेशन, दैट इज एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। अभी ये तो बात हुई हमारी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जो लिविंग थिंग्स है, मतलब जो लिविंग बीइंग्स है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, इन लोगों को भी अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नीचे देखेंगे तो प्राथमिक स्तर पे हमें सारी वही चीज़ मिलेंगी। मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अंत में ऊर्जा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनके वाइब्रेशन हमेशा फिक्स होते हैं और जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके वाइब्रेशन में हमेशा फ्लक्चुएशन आता है। उसमें भी जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके वाइब्रेशंस ह्यूमन बीइंग के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका रीज़न उनके पास है इमोशंस, फीलिंग्स और इंटेलेक्ट। हालांकि प्लांट्स में और एनिमल्स में भी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह न होने के कारण वो अपने हिसाब से वाइब्रेशंस को नहीं हिला सकते दोस्तों। तो अब ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो डेली लाइफ में वाइब्रेशंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। FM रेडियो पर अगर आपको 92.3 रेडियो मिर्ची अगर सुनना है तो आप क्या करते हैं? बैंड्रा रेडियो स्टेशन जाते हैं या पुलावा रेडियो स्टेशन जाते हैं? नहीं जाते ना। आप करते हो, आपके मोबाइल फ़ोन को निकालते हो, उसमें 92.3 की फ्रीक्वेंसी आप ट्यून करते हो और वो ट्यून होने के बाद आपको वो गाना या चैनल सुनाई देता है। तो अभी आप बोलोगे इसका हमारे लाइफ से क्या संबंध? अभी ये चारों उदाहरण जो हमने लिए दोस्तों, पहले उदाहरण जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस लड़के को लगता है कि वो सबकी मदद कर रहा है लेकिन उसे कोई मदद नहीं करता, तो वहाँ पर उस कर्म के पीछे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन कौन सा है? सेल्फ पिटी, मतलब मैं बेचारा, मुझे कोई मदद नहीं करता, मैं लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। उसका कोर वाइब्रेशन है सेल्फ पिटी। सेकंड उदाहरण, जो अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो उसके साथ कितना भी घटिया व्यवहार करे, उसके वाइब्रेशंस कौन से थे? इरिटेशंस के और हेट्रेड के, करेक्ट? वो उसके कोर वाइब्रेशंस थे। और जो थर्ड एग्जाम्पल था रिलेशनशिप का, उसमें उसका कोर वाइब्रेशंस था इनसिक्योरिटी का। पहले रिलेशनशिप में आई हुई असफलता के कारण इनसिक्योरिटी उसको सेकंड रिलेशनशिप में भी महसूस हो रही थी, तो वो उसका कोर वाइब्रेशन था। और चौथे उदाहरण में जो लड़का बीमार गिरता है ना, उसका कोर वाइब्रेशन है लैक और फीलिंग ऑफ बीइंग अनलकी। तो ये लैक की जो फीलिंग्स है
वो उसकी वाइब्रेशन है। अभी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से जो वाइब्रेशन जो मैंने आपको बताया कि बाहर कैसे जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ये फीलिंग्स आपके अंदर से एमिट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, ये वाइब्रेशंस फील्ड में जाती है और एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना घटित होता है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक रेजोनेंस। अभी आप बोलेंगे ये और एक डिफिकल्ट टर्म है। दोस्तों सिंपैथेटिक रेजोनेंस को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी जब एक दूसरे के सामने आती है और एक रूप होती है तो उसे कहा जाता है सिंपैथेटिक रेजोनेंस। और ये जब सिंपैथेटिक रेजोनेंस होता है तो पता है क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी बाहर जाके रेजोनेट होती है और वहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी को कहती है कि आपको इस एड्रेस पे बुलाया है। और फिर वो सारे लोग, वो सारे सर्कमस्टेंसेस आपकी तरफ वापस आते हैं और आप कहते हैं कि फिर ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो यही मैं आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करना चाहता था कि आपके इमोशंस और फीलिंग जो आपके एक्शंस के पीछे है वही आपके लाइफ में रिजल्ट लाते हैं। इन शॉर्ट हमारे रिजल्ट्स के पीछे सिर्फ हमारी अच्छाई, अच्छे कर्म ये काम नहीं करते, तो उस अच्छाई और अच्छे कर्म के पीछे क्या भाव है, क्या एनर्जी है, वो सारी चीज़ें काम करती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट चेंज करने हैं तो आपको आपके वाइब्रेशन चेंज करने पड़ेंगे और वाइब्रेशन चेंज करने के लिए आपके फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन गुड बाय।